आज हम कक्षा 10वीं में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत स्वतंत्रता आंदोलन एवं संबंधित घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित घटनाएं। राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में अनगिनत व्यक्तियों, संस्थाओं और घटनाओं का योगदान रहा है। प्रारंभिक वर्षों में उदारवादी नेताओं ने अपने तरीके से देश का नेतृत्व किया तथा इस नेतृत्व में उग्र राष्ट्रवादियों का हाथ आया। उसके साथ साथ नरम जो थे, उदारवादी थे, उन्होंने भी अपना योगदान दिया। इसमें अपनी असीम देश प्रेम, बलिदान, त्याग के द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन की एक नई दिशा और गति प्रदान की। लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी जैसे राष्ट्रीय नेताओं ने भी विरोध और प्रतिरोध करने का तरीका राष्ट्रवाद को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरातल पर प्रदान किया। क्रांतिकारी आंदोलन विस्तृत श्रृंखला ने जनता की समझ, त्याग, बलिदान उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया और साथ ही साथ इन सब में वे अपने ढंग से कार्य करने का साहस भी था और वे सब लोग अपने अपने तरीके से देश को आज़ाद कराना चाह रहे थे। फिर उसके बाद है बंग भंग और स्वदेशी आंदोलन। मतलब अंग्रेजों ने देश को मतलब शक्ति को कम करने के लिए, उसको आधा करने के लिए भी उन्होंने बंग भंग और स्वदेशी आंदोलन चला। सबसे पहले बंग भंग क्या है? बंग भंग जो इन्होंने भारत का विभाजन उस समय किया था, बंगाल को अलग किया था। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में सबसे विवेकपूर्ण निर्णय जो था बंगाल का विभाजन था। उस समय बंगाल प्रांत जो था वह बंगाल, बिहार, असम और उड़ीसा सम्मिलित थे और यह भारत का एक विशाल प्रांत था। लॉर्ड कर्जन का विचार बंगाल विभाजन के प्रस्ताव पूरे बंगाल में तेजी से फैली और विरोध की आवाज़ें उठने लगी, जिसमें विभाजन की आड़ में हिंदू मुस्लिम वैमनस्यता भी फैलाना चाहता था। और साथ ही साथ ये 1903 में जब बंगाल विभाजन के प्रस्ताव को जानकारी लोगों को हुई तो पूरे बंगाल में इसके विरुद्ध जो है आंदोलन होने लगे थे। इसके साथ साथ व्यापक जन विरोध की प्रक्रिया जो थी, 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा उन्होंने कर दी थी और विभाजन के विरोध में संघर्ष दूसरा तरीका अपनाया। जगह जगह विदेशी माल बहिष्कार की प्रतिज्ञा ली और साथ ही साथ 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन को विधिवत घोषणा कर दी। मतलब उसके बाद में स्वदेशी आंदोलन भी प्रारंभ कर दिए थे, जिसमें यह था स्वदेशी अपनाओ, विदेशी का बहिष्कार करना था। जिसमें बंगाल के विभाजन कई कारणों से नहीं बल्कि राजनीतिक कारणों से भी किया गया था। लॉर्ड कर्जन जो था राष्ट्रीय चेतना के केंद्र, बंगाल का जो आघात कर उसे कमजोर बनाना था, जो कि मैंने पहले तुम लोगों को बताया हुआ था। फिर स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन के क्या क्या उन्होंने नियम थे जो कि उन्होंने अपनाए थे। स्वदेशी आंदोलन ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालने के लिए राजनीतिक अस्त्र बनाना चाहते थे, जिसमें स्वदेशी समर्थकों का विचार था कि भारत और ब्रिटेन के हित में परस्पर विरोधी हैं और ब्रिटेन को भारत छोड़ने के लिए व्यापारिक हितों पर आघात करना आवश्यक होगा। जिसमें स्वदेशी समर्थक जो थे वे देश का धन विदेशों में जाने से रोकने के लिए और बढ़ती हुई निर्भरता को रोकने के लिए स्वदेशी वस्तुओं का निर्माण, उपयोग और आवश्यक मानते थे। इस प्रकार उन्होंने जो कपड़ा मिलें, साबुन, माचिस आदि उद्योग जो स्थापित करने और राष्ट्रीय बैंक आरंभ करने के लिए पूंजी इकट्ठा करना उन्होंने आरंभ कर दिया था। स्वदेशी शिक्षा संस्थाओं खोला जाना आरंभ हो गया था और धीरे धीरे स्वदेशी का उपयोग देशभक्ति का एक प्रतीक भी बन गया था। स्वाधीनता आंदोलन जो था, ये स्वदेशी आंदोलन स्वाधीनता हासिल करने का एक लक्ष्य भी था। इसमें आंदोलनकारियों ने केवल विदेशी कपड़ों का ही बहिष्कार नहीं किया था, अपितु उन्होंने सरकारी स्कूलों, अदालतों, उपाधियों, सरकारी नौकरियों आदि का बहिष्कार इसमें शामिल था। इसे हमने बहिष्कार कहा है। कभी ये पूछा जाए कि बहिष्कार क्या है, तो इसमें सिर्फ विदेशी कपड़ों का ही बहिष्कार नहीं था, बल्कि सरकारी स्कूलों, अदालतों, उपाधियों, सरकारी नौकरी आदि का बहिष्कार ही इसमें शामिल था। और राष्ट्रवादी नेता जो थे इस बात की वकालत करते रहे कि अंग्रेजी हुकूमत का दमन करना का रास्ता जो अपनाएंगे वह हिंसक प्रतिरोध किया जाएगा, जिससे कि विदेशी सामान के बहिष्कार सर्वाधिक लोकप्रियता भी मिली थी। फिर सूरत की फूट। बंग भंग की घटना का कांग्रेस राजनीति पर भी प्रभाव पड़ा था, जिसमें कांग्रेस के उदारवादी नेता सरकार के विरुद्ध कठोर कदम उठाने के लिए तैयार नहीं थे। उदारवादी नेता इस आंदोलन को केवल बंगाल तक ही सीमित रखने के पक्ष में थे, जबकि उग्र राष्ट्रवादी नेता ब्रिटिश सरकार का विरोध करने का मन बना चुके थे। तो दो तरह की विचारधारा के मौजूद रहते ही कांग्रेस का बनारस और कलकत्ता में अधिवेशन संपन्न हो गए।
कांग्रेस का अधिवेशन 1907 में नागपुर में होना था, किंतु बाद में इसका स्थान बदलकर सूरत कर दिया गया और इस समय कांग्रेस में उग्र राष्ट्रवादी विचारों और आंदोलनों की तीव्रता आ चुकी थी। उग्र राष्ट्रवादी जो सूरत अधिवेशन के लिए लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में बनाना चाहते थे, किंतु उदारवादी जो थे वो रास बिहारी बोस की नेतृत्व में बनाना चाहते थे। सूरत अधिवेशन की घटना में कांग्रेस ने उदारवादी और उग्रवादी नेताओं के सोचने पर विवश कर दिया कि दोनों पक्षों के कुछ नेताओं में मतभेद समाप्त करने का एक मत हुए, जिसके कारण अंततः कांग्रेस में विभाजन हो गया और सूरत की फूट के नाम से इसे जाना जाता है। और यह जो था कांग्रेस का विभाजन जो था राष्ट्रीय आंदोलन की दृष्टि से बहुत ही विनाशकारी निर्णय था। फिर उसके बाद है गांधी युग। गांधी जी के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, जिसको कि महात्मा गांधी भी कहते हैं, बापू भी कहते हैं। तो राष्ट्रीय आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक व्यापक साम्राज्य विरोधी जन आंदोलन में बदल गया था। इनके नेतृत्व में ही ये सब संभव हुआ था। इस परिवर्तन के अनेक कारण थे। यही समय था जब मोहनदास करमचंद गांधी सामने आए और राष्ट्रीय आंदोलन में निर्विवाद नेता बने। इंग्लैंड में कानून की शिक्षा पाने के बाद वकालत करने दक्षिण अफ्रीका चले गए। अफ्रीका की सरकार के भेदभावपूर्ण और रंगभेद की नीति के विरुद्ध संघर्ष में उन्होंने अपने कर्म दर्शन का विकास किया। यह कर्म दर्शन अहिंसक प्रतिरोध आधारित था। इसे जब भारतीय परिस्थितियों में लागू किया गया तो यह सत्याग्रह बना। इसके माध्यम से लाखों लोग स्वराज के आंदोलन में शामिल हो गए। इनके नेतृत्व जो था अनेक शक्तिशाली जन आंदोलन भी किए गए और कानूनों का उल्लंघन, शांतिपूर्ण प्रदर्शन, अदालतों का बहिष्कार, काम रोक देना, शिक्षा संस्थाओं का बहिष्कार करना, शराब और विदेशी माल बेचने की दुकानों पर धरना, कर न चुकाना, उद्योग व्यापारों को बंद करना, यही इन आंदोलन का मूल तत्व थे। और विभिन्न अहिंसक जो थी कुछ कम क्रांतिकारी न थी। इस कारण समाज के सभी वर्गों के लाखों लोग प्रभावित हुए और उनके अंदर वीरता और आत्मविश्वास की भावना जागी। लाखों लोग निर्भय होकर सरकार के दमन झेलने लगे और जेल जाने के तथा लाठी खाने के लिए तैयार हुए। गांधी जी सादा जीवन बिताते थे, जनता उसी भाषा में बात करते थे जिस भाषा में जनता समझती थी, इसलिए गांधी जी को महात्मा कहा जाने लगा था। फिर है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड भी रॉलेट अधिनियम के अंदर 1919 में लागू किया गया था। इसमें जो था इसके विरोध में पूरे देश में आवाज उठी थी। रॉलेट अधिनियम के लिए पूरे देश में जब आवाज उठी तो जगह जगह हड़ताल, काम बंद और प्रदर्शनों को जो आयोजन किए। पंजाब ने रॉलेट के अधिनियम के विरोध में पंजाब सरकार ने अनेक जगहों पर लाठी गोलियां चलाई। 10 अप्रैल को कांग्रेस के नेता, 2 प्रभावशाली नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें जेल भेज दिया गया। इन गिरफ्तारियों के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल बैसाखी के दिन एक सभा हुई। यह एक छोटा सा बाग था जिसमें चारों तरफ मकान थे। जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ लेकर बाग में दाखिल हुआ और उसने बाग का जो एकमात्र निकास द्वार था उसे घेर लिया। बिना चेतावनी दिए उन्होंने गोला बारूद जब तक खत्म न हो जाए तब तक चलाने के लिए आदेश दिया। इस सभा में स्त्रियां, बच्चे, बूढ़े सभी शामिल थे। गोलीबारी लगभग 10 मिनट तक चलती रही। कोई भी बाहर भाग नहीं सका। कुछ समय बाद जनरल डायर ने अपने सैनिकों को लेकर चला गया। बाग में जो सरकारी आंकड़ों के अनुसार जो था 400 लोग मृत और 1200 लोग घायल हुए थे। कई लोग बाग में स्थित कुएं में जिंदा गिर गए थे और दानवीय कार्य को देखकर गुस्से में तीव्र लहर दौड़ गई थी। डायर की इस क्रूरतम पशुता को जानबूझकर किए गए नरसंहार के प्रति कई अंग्रेज अधिकारी जो थे वह उनकी आत्मा भी कांप उठती थी और उन्होंने इसकी निंदा भी की थी। इस नरसंहार के तत्काल बाद पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लगाकर एक आतंक राज कायम कर दिया गया था, मगर इस आतंक भी आंदोलन को दबा न सका और डायर ने सैनिक भय के उत्पन्न होने की आशा से वह उत्पन्न न हो सका और असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो गया। फिर है खिलाफत और असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन असहयोग से ही समझ में आ रहा है कि हमें किसी प्रकार से सरकार का सहयोग न करना। प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद भी अन्यायपूर्ण व्यवहार किया गया था। जहां पर वहां के जो आंदोलन प्रारंभ हुए थे, इन सब के समर्थन में अली भाइयों जैसे मोहम्मद अली और शौकत अली ने खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया था। खिलाफत आंदोलन में भी कांग्रेस के नेता भी शामिल हुए और आंदोलन को पूरे देश में फैलाने में सहायता दी। किंतु टर्की ने इस आंदोलन के समाप्त होते ही भारत का जहां जो आंदोलन था वह फीका पड़ गया था। फिर कांग्रेस ने 1920 में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन का नया कार्यक्रम अपनाया। जलियांवाला बाग के हत्याकांड, रॉलेट एक्ट का विरोध,
ब्रिटिश सरकार की वादा खिलाफी का विरोध, स्वराज की प्राप्ति, यह असहयोग आंदोलन के उद्देश्य थे। मतलब ये सारी चीजें उनके साथ हो चुका था, जो वादा लोग करते थे वह पूरा नहीं करते थे, जिसके कारण उन्होंने कहा कि हम असहयोग आंदोलन चलाएंगे। इस आंदोलन के कई चरणों में चलाया जाना था। जैसे आरंभिक चरण था सरकार द्वारा दी गई उपाधियों को वापस लौटाना, और उसके बाद फिर विधान मंडलों, अदालतों, शिक्षा संस्थानों का बहिष्कार करना, और उसके बाद करों की अदायगी न करना। इस तरह से यह अभियान चलाया गया था। असहयोग आंदोलन को चलाने के लिए 1.5 लाख स्वयंसेवकों का एक दस्ता जो तैयार किया गया था। असहयोग आंदोलन और ब्रिटिश सरकार का दमन दोनों जब चरम सीमा पर थे, उसी समय दिसंबर 19 की कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ। इसके अध्यक्ष जो थे हकीम अजमल खां थे, और कांग्रेस के आंदोलन में जब तक जारी रखने का फैसला किया जब तक पंजाब और तुर्की के साथ अन्यायों का प्रतिकार नहीं हो गया और या स्वराज प्राप्त ना हो जाए। फिर है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन जो था फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत पहुंचा था। देशव्यापी हड़ताल में उसका स्वागत किया और विधानसभा के अधिकतर सदस्यों ने कमीशन का बहिष्कार किया। कमीशन के विरोध में पूरे कमेटियां बनाई गई थी ताकि वह यहाँ से चला जाए। उसके खिलाफ में प्रदर्शन हुए, हड़ताल हुए, काले झंडे दिखाए और साइमन वापस जाओ के नारे भी लगाए। इस तरह से पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को पीटा और पंजाब के विरोध में लाला लाजपत राय ने किया। इसके फलस्वरूप लाठीचार्ज के कारण जो है लाला लाजपत राय घायल हो गए थे और उनका देहांत भी हो गया था और साइमन कमीशन वापस चला गया था। फिर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। मतलब विनम्रता पूर्वक कानून की अवज्ञा करना। मतलब उनको एक लेटर देना, विनय पूर्वक एक एप्लीकेशन देना और उनकी जो भी कानून बनाएंगे उसका हमको अवज्ञा करना है, मतलब मानना ही नहीं है। कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस सर्व समिति से सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने की स्वीकृति दे दी गई थी। वायसराय लॉर्ड इरविन ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता के प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया था। गांधी जी अभी भी समझौते की आशा रखते थे और 23 जनवरी 1930 को लॉर्ड इरविन के समक्ष 11 मांगे प्रस्तुत की थी, जिसमें यह घोषित किया कि मांगे स्वीकार न होने की स्थिति में सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ कर दिया जाएगा। गांधी जी चाहते थे कि विनिमय की दर घटाई जाए, भू राजस्व कम किए जाए, पूर्ण नशाबंदी लागू किए जाए और जो बंदूकों को रखने के लाइसेंस दिए जाए, नमक कर समाप्त हो जाए, हिंसा से दूर रखने के लिए राजनीतिक बंदी छोड़े जाए, गुप्तचर विभाग पर नियंत्रण स्थापित हो, सैन्य व्यय में जो 50% कमी हो, कपड़ों का आयात कम हो। इन सब मांगों को अस्वीकार किया। अतः गांधी जी ने योजना अनुसार सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया। फिर है दांडी यात्रा। दांडी यात्रा के समक्ष गांधी जी ने दांडी यात्रा करके नमक कानून तोड़ा था, वहां पर नमक बनाया, जिसमें कि 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने साथियों के साथ साबरमती आश्रम से लगभग 200 मील दूर स्थित दांडी स्थान पर यात्रा करके मार्ग पर लोगों से उनका स्वागत किया और 5 अप्रैल को यात्रा दांडी पहुंची। 6 अप्रैल को गांधी जी ने अपने साथियों के साथ नमक बनाकर या नमक कानून को तोड़कर आरंभ किया। फिर गांधी जी का आमरण अनशन या पूना समझौता। ब्रिटिश सरकार ने एक तो दमन नीति अपनाई, दूसरी ओर उन्हें परंपरागत फूट डाल और राजकरों की नीति का अनुसरण किया, जिसमें दलितों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र का प्रलोभन देकर हिंदू में फूट डालने का प्रयत्न किया और गांधी जी ने इसका घोर विरोध किया था। इसमें हिंदू मुस्लिम को भी अलग कर रहे थे, दलितों को भी अलग कर रहे थे, जिससे कि इनकी जो एकता है वह कम हो जाए। इसके बावजूद अगस्त 1932 में सरकार ने मैकडोनल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की। इसके अनुसार दलितों के लिए पृथक निर्वाचन तथा स्थानों की घोषणा की गई, जिसको गांधी जी ने विरोध करते हुए सांप्रदायिक निर्णय को रद्द करने की मांग की और इसे न माने जाने के कारण आमरण अनशन आरंभ कर दिया था। फिर है भारत छोड़ो आंदोलन। इसमें भारत छोड़ो आंदोलन जो था उसको 1942 में प्रारंभ किया गया था। इसके अर्थात जन आंदोलन था और यह ऐसा प्रतीत हो इच्छा मूलक सामूहिक आंदोलन था, जिसमें जन्म राष्ट्र की स्वाधीनता के लिए स्वप्रेरणा के फलस्वरूप हुआ था। और इसमें एक नारा दिया था, करो या मरो का नारा भी गांधी जी ने दिया था, यानी पूर्ण हमें स्वतंत्रता प्राप्त होनी थी। फिर भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त की रात्रि में भारत छोड़ो प्रस्ताव मुंबई में बहुमत से पारित हुआ। गांधी जी ने इस अवसर पर कहा कि प्रत्येक भारतवासी को चाहिए कि वह अपने स्वाधीन मनुष्य समझे, उसे स्वाधीनता को यथार्थपूर्ण प्राप्ति हेतु किए गए प्रयत्न मर मिटने के लिए तत्पर रहना चाहिए, मतलब करो या मरो। गांधी जी ने कहा कि पूर्ण स्वाधीनता के न्यून किसी भी बात से मैं संतुष्ट होने वाला नहीं हूँ, हम करेंगे या मरेंगे, अब जो भी हो जाए हमें आज़ादी चाहिए, स्वाधीनता चाहिए। फिर क्रांतिकारी राष्ट्रीयता।
ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रियावादी नीति के परिणाम स्वरूप 19वीं सदी में अंतिम दशक के भारत में क्रांतिकारी राष्ट्रीयता का अभ्युदय हुआ, क्योंकि बंगाल विभाजन के बाद भारतीयों में क्रांतिकारी की भावना तेजी से प्रसार हुआ, क्योंकि क्रांतिकारी विचारधारा के अनुयायियों का यह विश्वास था कि अहिंसा और वैधानिक साधनों या राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं किए जा सकते, क्योंकि क्रांतिकारी मानते थे कि यह सिर्फ हिंसा और भय दिखाकर ही स्वराज या स्वशासन प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह से मातृभूमि को तत्काल विदेशी बंधनों से मुक्त करना चाहते थे और उनके उद्देश्य सिर्फ यही थे। क्रांतिकारी गुप्त समितियों को गठन किया, युवकों को सैनिक प्रशिक्षण दिया, अस्त्र शस्त्र एकत्र किए, समाचार पत्रों और अन्य माध्यम से क्रांतिकारी विचारों का प्रचार किया। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्रांतिकारियों ने बंगाल में अनुशीलन समितियों की स्थापना की, जिससे युवकों को भारतीय इतिहास संस्कृति की अवगत कराती थी और स्वतंत्रता की भावना भी जगाती थी। समितियां जो थी युवकों में त्याग और बलिदान की भावना उत्पन्न कर उन्हें मातृभूमि के लिए विदेशी बंधनों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए भी प्रेरित कर रही थी, और साथ ही साथ पिस्तौल, बंदूक, गोला बारूद का भी रास्ता उन्होंने चुना था। फिर प्रमुख क्रांतिकारी जो थे खुदीराम बोस, विपिन चंद्र पाल, रासबिहारी बोस, भीकाजी कामा, लाला हरदयाल, बरकतुल्ला, तारकनाथ दास, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र राहोटी, रोशन सिंह, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु, सुखदेव, सुशीला देवी, मतलब ये सारे जो थे एक क्रांतिकारी थे जिन्हें अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ा दिया था। खुदीराम बोस को फांसी दे दी थी, विपिन चंद्र पाल को भी बंद कर दिया था, जिसमें भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु, सुखदेव, इनको भी बारी बारी से इनको भी फांसी चढ़ा दी गई। फिर सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज। सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें सम्मान से हम नेताजी कहते हैं, असहयोग आंदोलन में समय गांधी जी के संपर्क में आए थे और राजनीतिक चिंतन में अधिक उन्हें देशबंधु चित्तरंजन दास की चिंतन अधिक उचित लगा। असहयोग आंदोलन स्थगित किए जाने से सुभाष बड़े निराश हुए थे और चित्तरंजन दास स्वराज दल की स्थापना की गई, वे उसमें सम्मिलित हो गए और उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस के युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे। जवाहरलाल नेहरू के साथ पूर्ण स्वाधीनता के पक्षधर थे। 1937-38 में कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 1929 में वे दूसरी बार अध्यक्ष बने। तब गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस मतभेद हो गया। उसके बाद उन्होंने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया और 1929 में फॉरवर्ड ब्लॉक संगठन की स्थापना की। फिर यद्यपि सुभाष चंद्र ने सेना को पुनः जोश भरने का प्रयास किया, बीच में जब आज़ाद हिंद फौज जो कम हो गई थी, कमजोर हो गई थी, तो उसे पुनः जोश भरने के लिए वे प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। वे फिर बेकांग आ गए। फिर उसके बाद 1945 में जब वे हवाई यात्रा कर रहे थे, फारमूसा के पास वायुयान में आग और लगने से उनकी मृत्यु हो गई, किंतु कुछ इतिहासकार इसमें सहमत नहीं है। फिर है मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग क्यों बनाया गया? 19वीं सदी के अंतिम 25 वर्षों में अंग्रेजी सरकार ने भारत के हिंदू और मुस्लिम के बीच एक अमिट दरार डालने के लिए कुटिलतापूर्वक योजनाबद्ध प्रयास किया और अपनी योजना को मूर्त रूप देने के लिए अंग्रेजों ने सर सैयद अहमद खां का उपयोग किया। 1857 क्रांति के समय सर सैयद अहमद खान ब्रिटिश सेना में थे और सरकार की मदद की थी, इसलिए उन्होंने समझाया कि मुसलमान वास्तविक रूप से राजविरोधी नहीं है, 1857 की घटनाओं के लिए उत्तरदायी नहीं है। सैयद खान ने 1869 में इंग्लैंड गए और वहाँ की संस्कृति से अत्यंत प्रभावित हुए और भारत लौटने पर उन्होंने 1877 में अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। 20वीं शताब्दी में आरंभ में सांप्रदायिकता की भावना को जोर पकड़ा और मुसलमानों का एक वर्ग जो था कांग्रेस को मुस्लिम विरोधी मानने लगा था, जिसमें अंग्रेज शासक भी कांग्रेस के आंदोलनों को विद्रोह के रूप में देखते थे। फिर उसके बाद अंततः लॉर्ड मिंटोर भारत के मुस्लिम संप्रदाय का जो जवाब बना, उसमें अंग्रेजों ने प्रश्रय से कट्टरवादी मुसलमानों को 30 दिसंबर 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की। उन्होंने 1907 में लखनऊ अधिवेशन में लीग के संविधान को लागू किया। मुस्लिम लीग के मुख्य उद्देश्य थे भारतीय मुसलमानों को ब्रिटिश राज के प्रति भक्ति भावना उत्पन्न करना, दूसरा था ब्रिटिश शासन के समक्ष मुसलमानी राजनीतिक अधिकारों के हितों की रक्षा के लिए मांग करना, तीसरा था लीग के उद्देश्यों को हानि पहुंचाए बिना मुसलमानों एवं अन्य जातियों को यथासंभव मेलजोल रखना। मुस्लिम लीग के उद्देश्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि वह सांप्रदायिक संस्था थी जिसमें राष्ट्रवादी मुसलमानों की लीग की स्थापना का विरोध किया और कांग्रेस में ही बने रहे। फिर माउंटबेटन योजना और भारत का विभाजन। 13 मार्च 1947 को लॉर्ड वावेल ने स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन नया गवर्नर बनकर आया और ब्रिटिश सरकार ने उन्हें पूर्ण अधिकार देकर भारत भेजा था।
जिसमें वे कैबिनेट योजना के अनुसार गठित संविधान के माध्यम से भारतीयों को शासन सत्ता सौंप सके, और कांग्रेस नेता विभाजन नहीं चाहते थे, लेकिन लीग विभाजन के अलावा कोई बात करने को तैयार नहीं था, और सांप्रदायिक पागलपन के ज्वार और समक्ष विवश होकर कांग्रेस को भारत के विभाजन को सहमति देनी पड़ी। अंतरिम सरकार की अपंगता, सांप्रदायिक हिंसा का ज्वार, मुस्लिम लीग की हठधर्मिता, कांग्रेस नेताओं की व्यवस्था और ब्रिटिश कूटनीतिक के परिणाम स्वरूप भारत का विभाजन हुआ। फिर रियासतों का विलीनीकरण। जब भारत का विभाजन हुआ, हिंदुस्तान जब पाकिस्तान जब बन गया, उसके बाद फिर कुछ रियासत जो थे वह स्वतंत्र रहना चाहते थे, और कुछ थे जो भारत के समक्ष मिल जाना चाहते थे, और कुछ संघ में स्वतंत्र रहना चाहते थे। 1947 में भारत स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा देशी रियासतों को ब्रिटिश सरकार के प्रति सारे उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया था। रियासतों को यह अधिकार दिया गया था वह किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित हो सकते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हो जाने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासतों का विलीनीकरण का कार्य संपन्न हुआ, और सरदार पटेल ने देशी नरेशों से भारत को सामूहिक हितों और देश की अखंडता को बनाए रखने की अपील की। उन्होंने देशी रियासतों की प्रजातांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए संकल्प किया, और उन्हें आश्वासन दिया गया कि व्यक्तिगत संपत्ति और अधिकारों को उनको सुरक्षित रखा जाएगा। मतलब इसमें यह था, कश्मीर था, भोपाल था, वह भी पहले स्वतंत्र रहना चाहते थे, लेकिन कुछ परेशानियां आई, उसके बाद उन्होंने फिर वे रियासत में उनका विलीनीकरण हो गया था। फिर गृह कार्य। बंगाल का विभाजन कब और क्यों किया गया था? असहयोग आंदोलन कब और क्यों किया गया था? बंगाल विभाजन के पीछे ब्रिटिश शासन के क्या उद्देश्य थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए जाने के क्या कारण थे? और क्रांतिकाली आंदोलनों का पहला इतिहास में महत्व इस पर